सारी दुनिया इस समय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का समर्थन कर रही है, पसंद कर रही है। 14 जुलाई को मोदी साहब को ही इनवाइट क्यों किया गया, जबकि बाइडेन साहब को बुलाया जा सकता था, या और उनके जो मित्र देश हैं उनको बुला सकते थे। इस समय दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो तो हमारे भारत के मोदी जी ही है भाई, तो उनको बुलाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है जी, पूरी दुनिया उनको एडमायर कर रही है, पूरी दुनिया उनसे रिलेशन भी बिल्ड करना चाह रही है। इंडिया में हजारों साल से एक मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जो लोग उदार विचार के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो सारी धरती को कहते हैं पूरा हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा जो विकास होगा, जो इंडिया का विकास होगा, उसका विकास किसी का विरोधी नहीं होगा, न अमेरिका का, न रसिया का, न फ्रांस का, न जर्मनी का, न अफ्रीका का, किसी का भी विरोधी नहीं होगा, बल्कि सबका होगा, सबका उसमें लाभ होगा। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं अनिल कुमार बड़वा साहब हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं। ये इनका जो ताल्लुक है वो कानपुर से है, उत्तर प्रदेश से। और मैं अनिल भाई की थोड़ी सी आपको बात बताता चलूं, ये बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं, गाइड भी हैं, बस ऐसे कह लें कि सीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, हमें काफी कुछ सिखाते रहते हैं, हम उनसे काफी कुछ सीखते भी रहते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट गार्ड में शकील साहब भी मौजूद होंगे। तो पहले तो अनिल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पॉडकास्ट वाले रास्ते पे भी अनिल भाई हमें डालने वाले हैं। तो पहले तो आपको वेरी वार्म वेलकम। धन्यवाद जी, नमस्कार। आपको और आपके चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जाहिर है कि आप काफी बिजी भी होते हैं, उसके बावजूद आपने लेट नाइट में आज हमें टाइम दिया, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नेक्स्ट टाइम भी आपको हम दावत देते रहेंगे। तो अनिल भाई, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला मेरा सवाल है वो मोदी साहब की यात्रा को लेकर है, फ्रांस के हवाले से। जो उस हवाले से दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है अजीत डोभाल और इमैनुअल बॉन के दरमियान, जो एक मसौदा तैयार किया गया है कि वहां पे फ्रांस में जाकर किन चीजों पर बात होगी और कौन से एग्रीमेंट होने वाले हैं। तो अनिल भाई ये बताइएगा कि जिस तरह मोदी साहब की एक यात्रा हुई यूएसए के अंदर और बहुत ज्यादा एग्रीमेंट किए गए और जितनी सक्सेसफुल वो हुई, तो क्या उस प्रकार की फ्रांस भी आपके कोई एग्रीमेंट करने जा रहा है? और अगर करने जा रहा है तो काइंडली वो हमें बताएं कि किस प्रकार के वो एग्रीमेंट होंगे, कौन सी वो डील्स होंगी जो इंडिया के लिए फायदेमंद होने वाली है। बिल्कुल, ये जो आपने बॉन साहब का नाम बताया, ये डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब के। और इनकी जो मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल साहब से हुई थी, जो हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसी से समझ में आ गया था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कुछ होगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहने का मतलब दो देशों के बीच में अमूमन जो पार्टनरशिप्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, बिजनेस को लेके, ट्रेड को लेके, कल्चर को लेके, पीपल टू पीपल कनेक्शंस को लेकर के। लेकिन जब सिक्योरिटी एग्रीमेंट होते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं, तो उनको कहा जाता है साहब स्ट्रेटेजिक जो है लेवल की पार्टनरशिप हो गई है। स्ट्रेटेजिक लेवल की पार्टनरशिप मतलब इतने ऊंचे स्तर का विश्वास हो गया है कि डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के पैक्ट्स हो रहे हैं। जहां तक मोदी जी की फ्रांस यात्रा की तैयारी के सिलसिले में लोग मिले थे, तो दो देखिए एग्रीमेंट अभी आज ही न्यूज आ गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे यहाँ एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो और उधर फ्रेंच की कैबिनेट ने भी जो है कंफर्म कर दिया है कि ये दो समझौते तो कंफर्म होने हैं। पहला है फाइटर इंजन की डील जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ होगी, और दूसरा जो है राफेल मैरीटाइम, राफेल के 26 जो है फाइटर प्लेन्स खरीदने हैं। पहले जो हम लोगों ने खरीदा तो 36 वो इंडियन एयरफोर्स के थे, और अब जो 26 खरीदने जा रहे हैं ये हमारी इंडियन नेवी खरीदेगी। ये उससे भी एडवांस है, इनके रडार, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो है शिप के डेक से भी अपनी फ्लाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब समुद्री जहाज का जो डेक होता है ना, उससे भी ये, उसके रनवे से भी उड़ सकते हैं। ये इस तरीके के हैं। तो खैर अभी हम वन बाय वन जो 3-4 डील हैं जो होनी है वो हम आपको बताते चले कि एक तो आपने सुना होगा कि एरोप्लेन्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की डील हुई है। टाटा एयरबस 250 खरीदे थे। अमेरिका में इंडिगो ने भी 550 एयरबस का ऑर्डर दिया है हमारे यहाँ के। अभी 2 साल में 1000 पैसेंजर एयरक्राफ्ट की और जरूरत पड़नी है इंडिया को। तो एयरबस के साथ समझौता हो सकता है
उनकी अभी केवल R&D थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में था, 700 के आसपास कर्मचारी थे। अब वो पूरी अपनी इंडस्ट्री जो है इंडिया में लगाए, इसमें बात चल रही है। अगर इस पर समझौता हो गया तो एयरबस पूरा जब इंडिया में लगेगा तो पूरी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी, नौकरियां जनरेट होंगी। एक तो ये, दूसरा क्लीन एनर्जी, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है। नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो है बैटरी वाले व्हीकल ऑपरेट करें, और दूसरा क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पावर हाउसेस से। आज भी दुनिया में 80%, 70 to 80% कोल से ही बिजली बन रही है। हमारे देश में भी कोल से ही ज्यादा बिजली बन रही है। थर्मल पावर हाउस बोलते हैं, हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्राम भी है हमारे यहाँ, ये भी है, क्या नाम है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली बना रहे हैं। काफी वो पोल्यूशन होता है जी, मैंने कहा फ्यूल से भी काफी चूंकि पोल्यूशन होता है, तो फ्यूल पर भी इंडिपेंडेंट अपना कम कर रहा है भारत, मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कहने जा रहा था कि उसमें क्या हो रहा है, उसकी जगह क्लीन एनर्जी में यही आता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे पास टाइपिकल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं, हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। इनकी क्षमता इनको कहते हैं जो 700 मेगावाट से ऊपर की क्षमता होती है, लेकिन छोटे जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके लिए फ्रांस से बात चल रही है कि 300 मेगावाट की कैपेसिटी के बनाए जाए। इसमें फायदा क्या होता है कि ये जल्दी बन जाते हैं, 3 साल में बन जाते हैं, और जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो 6 से 12 साल लग जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, रिएक्टर से रेडिएशन, अगर कहीं दुर्घटना हो गई, आपने सुना होगा जापान में एक जब सुनामी आई थी तो वहां का फुकुशिमा रिएक्टर जो था वो खतरे में आ गया था। तो जब इस तरह की बात आती है तो इमरजेंसी प्लानिंग जोन होता है। इमरजेंसी प्लानिंग जोन जो बड़े रिएक्टर्स होते हैं 16 किलोमीटर की रेडियस में होता है, और जो SMR है, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, इनका जो इमरजेंसी प्लानिंग जोन है केवल 2 किलोमीटर का होता है। तो इंडिया जैसा जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, कम एरिया में रहती है, तो उसमें क्या होगा, दूर दराज का 2 किलोमीटर रेडियस एरिया का कोई खाली जगह मिल जाएगी। कुछ वहां लोग हो भी तो उनको इमरजेंसी में जल्दी से निकाला जा सकता है। तो इस पे बात चल रही है। तो ये दो मैंने आपको बताए, एक तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट का डील का, और दूसरा क्लीन एनर्जी का। तीसरा है जो राफेल मैरीटाइम का बताया। चौथा फाइटर इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग डील है, इसमें भी हम लोग जो है बात कर रहे हैं सेफ्रॉन कंपनी से, हमारी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जहां तक यूएसए से कंपैरिजन का सवाल है, आपने क्वेश्चन में पूछा था कि यूएसए की तरह की डील, यूएसए से देखिए $80 बिलियन का हम लोगों का डील हुआ है। और ये जो मैंने 4 डील बताई हैं, इन 4 डील का जो यहां फ्रांस के साथ होगा वो $40 बिलियन के आसपास जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा फिलहाल। ठीक है। और जहां तक इसकी बात है, फ्रांस से भी हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। 1998 मई का महीना जब हम लोगों ने न्यूक्लियर का टेस्ट किया था तो सारी दुनिया ने हमारे खिलाफ सैंक्शन लगा दिया था, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोप, अमेरिका, कनाडा। लेकिन एक फ्रांस था जिसने हमारे खिलाफ सैंक्शन नहीं लगाया। रशिया तो हमारा पुराना मित्र था, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देशों में केवल एक फ्रांस था। तो उससे हमारे रिलेशंस काफी अच्छे रहे, पहले से रहे। बताइए। दूसरा सवाल आपसे शकील भाई करना चाहेंगे, तो शकील भाई दूसरा सवाल आप कीजिएगा। हाँ, जैसे बात हुई है कि अभी फाइटर जेट्स के एग्रीमेंट्स के हवाले से, तो उसमें मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि फाइटर जेट आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रशिया से ले रहे थे, फिर आपने रिसेंटली यूएसए के साथ फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट किया, और अभी आप फ्रांस में भी मुतवक्के है कि फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि आप तीनों की तरफ, एक काफी नहीं थी फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज, आपने सबके साथ ही एग्रीमेंट फाइटर टेक्नोलॉजी के हवाले से कर दिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या है, हम लोगों को जो चाहिए फाइटर इंजन की जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी होती है फाइटर इंजन में। जो हमारी जरूरत है, जो इंडिया की जरूरत है, 85 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन, 100 में 2 कम, 110 किलो न्यूटन और 125 किलो न्यूटन।
तो जो 85 किलो न्यूटन क्षमता का चाहिए वो तेजस MK1 के लिए चाहिए। उसमें फिलहाल हम लोग जी का ही यूज कर रहे हैं, F104। तो वो कावेरी इंजन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, कावेरी इंजन पे हमारा कार्य चल रहा है। 98 किलो न्यूटन की जो बात है वो तेजस MK2 के लिए चाहिए। उसी के लिए सेफ्रॉन के साथ बात हुई है, GF414, सॉरी, उसके लिए बात हुई है जी कंपनी से। F414 हम लोग यूज कर रहे हैं, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें, वो पूरा जो है इंडिया में वो आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और जो फ्रांस के साथ हो रहा है वो एमका की डील है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो 5th जनरेशन का है। वो उसमें क्या है कि वो 10 साल का टाइम है, मिल करके दोनों कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी। उसमें IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया का होगा, ताकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने ही नाम से HL हमारी कंपनी है वही एक्सपोर्ट कर सकती है। इसमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी इंडिया को मिल जाएगी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी होती है कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर 25,000 30,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो मटेरियल हम डेवलप कर सके। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी है, लेकिन वो भी उतने एडवांस लेवल की नहीं है। हम लोग हेलीकॉप्टर का रूटर बना सकते हैं लाइक दैट, लेकिन अभी फाइटर जेट इंजन का ये केवल दुनिया में 4 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक, हमारा जो है 5वां देश इंडिया होगा इस तरह के। उसके बाद जो आपने सुखोई 30 का सवाल पूछा है, सुखोई 30 में 125 किलो न्यूटन के 2 इंजन लगे हैं, मतलब 250 किलो न्यूटन, वो हैवी कैटेगरी का है, ठीक है ना। तो वो हम अपने देश में बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कि इसमें हीट सिग्नेचर हर फाइटर इंजन का अलग अलग होता है। और ये जो रडार होते हैं ना, रडार ट्रैक करते हैं फाइटर प्लेन को हीट सिग्नेचर से या RCS से, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया या हीट सिग्नेचर से। तो ये जो हीट सिग्नेचर है ये रशियन इंजन का चाइना को भी आइडिया है, क्योंकि चाइना भी ऑलरेडी रशियन फाइटर प्लेन का यूज करता है। तो हम लोगों को जब अलग तरह का मिल जाएगा, अलग तरह का हम अपना डेवलप कर लेंगे फ्रांस के सेफ्रॉन की मदद से। और ये जो अमेरिका का ये जो 98 किलो न्यूटन का जो हुआ है GF414, तो ये हमारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा, हमको सेल्फ डिपेंडेंस देगा। इसलिए जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए हम लोग समझौता करते हैं। अच्छा अनिल भाई, 14 जुलाई को यात्रा होने जा रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा 14 जुलाई का पहले तो ये बताइए कि फ्रांस की अपनी तरीकी हैसियत के हवाले से 14 जुलाई की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर 14 जुलाई को मोदी साहब को ही इनवाइट क्यों किया गया, जबकि बाइडेन साहब को बुलाया जा सकता था, या और उनके जो मित्र देश हैं उनको बुला सकते थे। तो मोदी साहब को इनवाइट करने में और 14 जुलाई की इसकी अपनी तरीकी हैसियत में क्या मुमासलत है, थोड़ा सा ये तो हमें बताइए। जब हमारे यहाँ खुशी आती है हमारी कंट्री में, तो हम दुनिया के साथ शेयर करते हैं, दुनिया के लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, ठीक है ना। तो उनके यहाँ जब खुशी का मौका आता है वो भी हमें बुलाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, 14 जुलाई 2023 में 2023 को जा रहे हैं, लेकिन 14 जुलाई का महत्व तो 2023 से नहीं है, 1789, ठीक है। 14 जुलाई 1789 से है। इस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और बास्टील का दुर्ग गिरा दिया गया था। इसकी इंपॉर्टेंस केवल फ्रांस की हिस्ट्री में नहीं है साहब, ये सारी दुनिया की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सारी दुनिया में देखिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को कैसे हम लोग लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, 3 बॉडी हैं। इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पहले क्या होता था, किंग्स होते थे, सुल्तान बादशाह होते थे, इनके हाथ में तीनों शक्तियां होती थी, तो मिस यूज कर देते थे, इनके ऊपर लगता था कोई होगा ही नहीं। लेकिन ये आया कैसे? ये जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इस फ्रांस की क्रांति के दिन एक घटना से हुई कि लुई 14वां जो वहां का शासक था बड़ा निरंकुश था, अकाल पड़ा था। फ्रांस की पब्लिक बड़ी जो है भूखमरी, गरीबी और आटे के लिए लाइनों में लगना, इस तरह का था वहां।
तो जब वो रानी के पास गए कि हमें आटा चाहिए, रोटी चाहिए, तो उसने कह दिया कि रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम केक खा लो। इसमें जो है जनता भड़क गई। और ऐसा नहीं है, ये तो तात्कालिक घटना थी। उसके पहले इनके तीन जो विचारक है पूरे फ्रांस में प्रचार करते थे, जीन जैक्सन रूसो पहले, दूसरे मॉन्टेस्क्यू, तीसरे वॉल्टेयर। इन तीनों ने फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, तीन मूल अवधारणाएं रखी थी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो लोकतंत्र का बेस है, डेमोक्रेसी का बेस है एकदम। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में आज जो डेमोक्रेसी आई हुई है, इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसमें दिया है दुनिया को। अब हम लोगों के यहां क्या है कि इंडिया में हजारों साल से एक मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा मैं बता देता हूं, ये महाउपनिषद का है। महाउपनिषद हिंदुओं का एक प्राचीन पुराण रहा है, उपनिषद है। इसमें एक श्लोक है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जो लोग उदार विचार के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो सारी धरती को कहते हैं पूरा हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। लेकिन जो छोटी विचारधारा के लोग होते हैं, कहते हैं ये तेरा भाई, ये मेरा भाई, वो ये कहते हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से जो फ्रांस रिवॉल्यूशन का जो आधार है, जो मंत्र रहा है, क्या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो इंडिया के वसुधैव कुटुंबकम से कितना मिलता जुलता है, कितना सिमिलर है ना। और जहां तक फ्रांस की बात है, बुलाने की बात है, तो मैं एक बात बता दूं, वहां पे चीफ गेस्ट बुलाने की परंपरा नहीं है, हर साल नहीं बुलाते हैं फ्रांस के लोग। वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर कभी कभी 5 साल 6 साल में बुला लेते हैं। तो ऐसे मौके पे उन्होंने मोदी जी को बुलाया है, जब वो ये देख रहे हैं कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है सारी दुनिया में सराही जा रही है। अमेरिका क्या गरीब देश जैसे अफ्रीका के देश हो गए, मिस्र हो गया, तो क्यों सराहा जा रहा है? इसके पीछे का धारणा है कि हमारा जो विकास होगा, जो इंडिया का विकास होगा, उसका विकास किसी का विरोधी नहीं होगा, न अमेरिका का, न रसिया का, न फ्रांस का, न जर्मनी का, न अफ्रीका का, किसी का भी विरोधी नहीं होगा, बल्कि सबका होगा, सबका उसमें लाभ होगा। ठीक है, तो वो लोग, अच्छा उनकी जरूरत भी होती है, ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे से जरूरत होती है। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, उनको इंडियन मार्केट की जरूरत है। ठीक है, तो उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो तो हमारे भारत के मोदी जी ही है भाई, तो उनको बुलाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है जी, पूरी दुनिया उनको एडमायर कर रही है, पूरी दुनिया उनसे रिलेशन भी बिल्ड करना चाह रही है, इसमें कोई शक नहीं है। नील भाई, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगला सवाल फिर आपसे शकील साहब करना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस पे जरा रोशनी डालें कि जो अभी फ्रांस के विजिट पे जा रहे हैं और फ्रांस में इनको इनवाइट किया गया है, क्या इस पे के पीछे कोई यूएसए के विजिट तो कारफरमा नहीं है कि यूएसए का विजिट किया या सुप्रीम पावर्स और सुपर पावर्स की तरफ इंडिया को सुपर पावर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसलिए फ्रांस ने भी उसी इन्फ्लुएंस में आके इंडिया को इनवाइट कर लिया? क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा नील भाई, एक और चीज इसके साथ ये भी बताइएगा कि ये जो आपने अभी बताया भारत की पॉलिसी के पूरी दुनिया हमारा परिवार है और सबको साथ लेकर चलना है, तो जो यूएसए का जो विजिट हुआ है उसकी पॉलिसी और भारत की पॉलिसी में कोई सिमिलैरिटी भी है या क्या? थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी गाइड कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। पहले मैं शकील भाई के क्वेश्चन का आंसर दे दूं। देखिए, हर कंट्री, जैसे आप पाकिस्तान में ही हैं, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसका वोट लेते हैं? पाकिस्तानी लोगों का लेते हैं ना। पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो पाकिस्तान टैक्स जो देते हैं उस टैक्स के पैसे से चला रहे हैं ना। कर्जा भी लिया होगा तो कर्जा पाकिस्तानी लोग ही चुकाएंगे ना। तो उनकी खुद की जिम्मेदारी क्या है? आपके हुक्मरानों की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के मफाद में काम करना, ठीक है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपने मफाद में कार्य करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी अपने मफाद में कार्य करेंगे। अमेरिका को देख के फ्रांस नहीं चलेगा, फ्रांस को देख करके जर्मनी नहीं चलेगा, सबके अपने अपने मफाद हैं।
पहली बात। बिल्कुल। हाँ, जो दूसरी बात आपने कही वो भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपने ये कहा कि अमेरिका में जब वो विजिट हुई है मोदी जी की, तो उसका भी क्या जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम का है कि नहीं, यही आप पूछना चाह रहे हैं ना? एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है, आज जो वर्ल्ड सोसाइटी, बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत इसको उससे ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी मजा आएगा। आज वर्ल्ड सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है। विश्व का समाज दो तरीके का समाज है। पहला समाज है फ्री फेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और दूसरी है क्लोज सोसाइटी, ऑथोरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटी में एक अथॉरिटी है, जैसा वो चाहता है वैसा होता है, जैसे चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है। रशिया में पुतिन जी वहां चुनाव से आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विपक्ष को इस तरीके से खत्म कर दिया, जो कहा जाता है कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवा दिया, लाइक दैट, ऐसा कर दिया कि एक तरीके से उन्हीं की चल रही है, जनता के पास वही एक विकल्प है। तो अथॉरिटेरियन। और डेमोक्रेटिक में यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, लाइक दैट। लेकिन 1991 के बाद जियोपॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया। मल्टीपोलर मतलब यूएसएसआर जब तक था तब तक शक्ति के दो केंद्र थे, टू पावर्स, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। लेकिन जब यूएसएसआर का 1991 में फॉल हुआ तो कुछ समय तक तो अमेरिका की थोड़ी मोनोपोलाइजेशन रही, 2000 माने 7-8 साल तक। लेकिन धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड माने सत्ता के शक्ति के कई केंद्र होने लगे। चाइना है, उधर आपका सऊदी अरब में भी देखिए तो सऊदी अरब पूरे गल्फ में जो चाहता है गल्फ कंट्रीज वो करती है, यूएई है, कतर है, ओमान है, सऊदी का इतना प्रभाव है। अमेरिका खुद एक जो है वो है। लेकिन ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया किसी गुट में नहीं है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है कि जो चाइना से त्रस्त है, चाइना से क्यों त्रस्त है, ओबीओआर, वन बेल्ट वन रोड। इसने क्या काम किया वन बेल्ट वन रोड में कि हम साफ सड़कें बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, सी पोर्ट्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ेंगे। ये कैसा होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। उसके लिए लोन देंगे, और लोन देंगे महंगे ब्याज पे देंगे, शर्तें दुनिया को नहीं बताएंगे, कम समय के लिए देंगे, और गरीब देशों को देंगे, और उनसे बाद में जब लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनसे कहेंगे ये हमारा हो गया। ठीक। दूसरा धड़ा है जो अमेरिका है, वो डेमोक्रेसी तो लाना चाहता है, लेकिन डेमोक्रेसी लाने के लिए वो बम्बार्डमेंट करता है अफगानिस्तान में, लीबिया में, और दुनिया के मुबालिक देशों में। कहीं कहीं पे एक्चुअली क्या है, इनका जो डेमोक्रेसी है इनके खुद के लिए है। यूरोप की डेमोक्रेसी उनके खुद के लिए है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जो विचारक थे, इनके आप विचार पढ़िए, लगेगा अगर इनके विचार पे चला जाए तो सारी दुनिया उस समय एक हो जाना चाहिए। एक मतलब सारी दुनिया में इस समय विश्व बंधुत्व की भावना आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप फ्रांस के अंदर ही देखिए ना, वहां कितने दंगे हो रहे हैं। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि साहब इन लोगों ने अपने लिए तो डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली, पूंजीवादी व्यवस्था अपने लिए अडॉप्ट करी, लेकिन दुनिया के देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। देखिए इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड से आए हमारे देश में व्यापारी बन के, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से गुलाम ही बना लिया था, हमारे देश को बना के रखा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। फ्रांसीसियों ने एक मगरिब फ्रांस उसको बोलते हैं, अफ्रीका में इनकी फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, ठीक ना। तो इनका जो है, जो डेमोक्रेसी का फार्मूला है, वो डेमोक्रेसी के प्रचार प्रसार का जो फार्मूला है फेल्योर हो गया है। चाइना की जो पॉलिसी है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, उसमें जो देश शिकार हो रहे हैं, तो देश क्यों शिकार हो रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने, अमेरिकी गुट ने जो भी है, फ्रांस है, ये इन लोगों ने विकासशील देशों के विकास के लिए आगे कार्य नहीं किया, केवल उनके संसाधनों का दोहन करते रहे। यही किया ना इन लोगों ने। तो अब इन दोनों के बीच में क्लैश। अब दुनिया जाए तो जाए किधर? कहीं तो जाना पड़ेगा ना, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना।
अब इसमें क्या रहा है कि जो यूएसए फ्रांस का जो बीच का रास्ता है वो इंडिया दिखा रहा है। वो कैसे? वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर। देख लीजिए आप, इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। सारी दुनिया इस समय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का समर्थन कर रही है, पसंद कर रही है। ये आपको कई एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूंगा। जो आपने मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर बात करी है, उसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। मोदी जी जब अमेरिका में थे तो उसी समय जापान में एक निकाई एशिया करके जो है न्यूज़पेपर है, वो लिखता है हाउ इंडियाज मोदी हेल्प सेव द वेस्ट बाय बाइंग रशियन ऑयल, वर्ल्ड में हैव फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस विदाउट इंडिया प्लेइंग रोल ऑफ विलेन। जापान जो अमेरिकी खेमे का देश है, वहां का एक महत्वपूर्ण अखबार लिखता है कि इंडिया ने विलेन बनकर, क्योंकि अमेरिकी खेमे का है तो ये तो कहेगा नहीं कि इंडिया हीरो है, तो वो कहता है इंडिया विलेन बनकर उसने सारी दुनिया को आर्थिक संकट से बचा लिया। कैसे बचा लिया? कारण बताता है कि इंडिया ने अपने देश में महंगाई कम करने के लिए, अपने देश का ट्रेड बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, डाइवर्सिफाई पॉलिसी, मैंने किसी एक देश पे हम बेस ना हो जाएं, सऊदी अरबिया, उसने क्या किया? रशिया से जम के क्रूड ऑयल खरीदा, और तब खरीदा जब रशिया यूक्रेन वार था। तो पश्चिमी देशों ने इंडिया को विलन बना दिया, लेकिन इससे दुनिया का फायदा हो गया। दुनिया कैसे फायदा हुआ? बताता है कि उसने, इंडिया ने रशिया से जब क्रूड ऑयल खरीदा तो नाइजीरिया का 49% ऑयल इंडिया ने कम खरीदा, नाइजीरिया का 24% यूएसए का कम खरीदा, 18% कुवैत का कम खरीदा, 10% इराक का कम खरीदा। तो ये जो तेल था ये चला गया कहां? यूरोपियन यूनियन और G7 के देशों के पास। अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता कि तेल के दाम बहुत बढ़ गए होते और $200 पर बैरल हो गया होता। बात तो सही कह रहा है। मतलब इंडिया ने अपना तो फायदा देखा कि हमें सस्ता तेल मिले, लेकिन इसमें दुनिया का भी फायदा हुआ। कोई गलत बात तो नहीं कही ना उसने भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है। बल्कि मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं और देखिए, मैं सहमत हूँ। और जो आपने बात हमें बताई है कि ये जो आपने अपनी वो उसमें हिंदी में कोट की, मैं उसको उर्दू में कर देता हूँ कि पूरी दुनिया ही जो है वो हमारा परिवार है और भारत सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और इस चीज को हमने देखा भी है, क्योंकि जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, उनकी हेल्प आउट उनको किया। उसके बाद जब श्रीलंका में भी हेल्प आउट किया, फिर बांग्लादेश में जब पेट्रोल के क्राइसिस आए उनको मोदी साहब ने जाके हेल्प आउट किया। उसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान की एग्जांपल कोट कर लें तो मोदी साहब जाहिर है बड़ा अच्छा काम इन चीजों के हवाले से कर रहे हैं, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो जी आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिए, फिर मैं आगे सवाल अपना पुट कर दूं।